इनकम स्टेटमेंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, वो आपकी मतलब जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे ना तो आपका फाइनल हदफ होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होती हैं जो मिलके बनती है 5 स्टेटमेंट से, जो आपने अपने ओनर को देते हो। मैंने कहा था कि अकाउंटिंग के सेक्शन में अकाउंटिंग को पढ़ते हो आप ये जहन में रखना कि आप ओनर नहीं हो, यूं पढ़ना है इसको। तो आप अपने ओनर को ये फराम करते हो बिजनेस की परफॉर्मेंस बताने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये ज्यादा एप्लीकेबल मैं कहूंगा कंपनी के नजर से सोचो, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर एक थर्ड पार्टी है, तो उसको बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाद में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के पता चलता है बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस चल रही है ना। शेयर होल्डर्स कोई थोड़ी आके हेड ऑफिस में बैठ जाता है या डे टू डे ऑपरेशंस में बैठेगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठेगा, ये सब थोड़ी होगा, सही, अनलेस के वो कोई बहुत ही असरो वसूख वाला शेयर होल्डर हो, कितना कि जिसके पास 50% कंपनी के शेयर्स मौजूद है, हाँ, तो फिर वो तो अपने आप को वोट करेगा डायरेक्टर के तौर पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठ जाएगा, सही ना। लेकिन अगेन आमतौर पे शेयर होल्डर जो है वो बिजनेस से डिटैच हुए हुए हैं, तो उन तक क्या पहुंचता है, उन तक सालाना या कभी कभी हाफ ईयरली या अक्सर केसेस में क्वार्टरली भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहुंचते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है इनकम स्टेटमेंट जिसको हम पीएनएल भी कहते हैं, जिसको अभी हम देखें पढ़ेंगे। एक होती है बैलेंस शीट जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जिसका दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और एक होता है नोट्स टू द अकाउंट्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स कहलाते हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये होता है कि हर इनकम स्टेटमेंट में सेल्स लिखी होती है, अब सेल्स के साथ एक नंबर डाला होता है, नोट नंबर लेट्स सपोज 5 नोट नंबर 5, कि सेल की ब्रेकअप देखना है अगर आपको, कि सेल हमारी किस तरह ड्राइव हुई, सेल की डिटेल्स क्या है, तो इनकम स्टेटमेंट तो एक लाइन में लिखी होती है सेल। अब कोई इसकी डेप्थ पे जाना चाहता है तो एक्सप्लेनेटरी नोट में नोट नंबर 5 पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे रफ वर्क होता है ना कि आपका आंसर किस तरह से आया तो आप बताओ, और रेफरेंस देते हो रफ वर्क नंबर 3, तो आंसर के साथ रफ वर्क नंबर 3 पे जाके देखेगा कि इसने ये वर्किंग की तो आंसर आया। इस तरीके से बैलेंस शीट के अंदर, अगर बैलेंस शीट के अंदर होता है एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर्स का इक्विटी, ठीक है ना। अब एसेट्स के अंदर कैश लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे 3 मिलियन का कैश एट बैंक अवेलेबल है, $3 मिलियन का, तो उसके साथ नोट नंबर डला होगा उस अमाउंट के साथ कि यू कैन चेक द डिटेल्स इन नोट नंबर, मिसाल के तौर पे 13, तो एक्सप्लेनेटरी की नोट्स के नोट नंबर 13 पे जाएंगे तो कैश की सारी डिटेल्स लिखी होंगी कि कैश इन हैंड कितना है, बैंक में कितना पैसा है, या अलग अलग बैंक अकाउंट्स भी लिखे होते हैं, एक बैंक अकाउंट में कितना है, एक और बैंक अकाउंट में कितना है, ये भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल इतनी डेप्थ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है एक कंपनी का, तो इतनी डेप्थ वर्किंग की नहीं होती कि जो हमारे रफ वर्क जो कि आप अकाउंटिंग के अंदर सारा देखोगे वो सारी वर्किंग नहीं होती। लेकिन फिर भी इनकम स्टेटमेंट में तो या बैलेंस शीट में तो सिंगल लाइन में लिखा होता है ना कि कैश है तो इतना है, उसकी थोड़ी डिटेल्स तो फिर भी होती है नोट्स के अंदर, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो अभी हम ये तो फिलहाल हम देखेंगे नहीं इसके अंदर, बिजनेस में अकाउंट्स में देख लेंगे। और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जो है वो बिजनेस के अंदर हमने उसका कैश फ्लो फोरकास्ट के तौर पे देख लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं देखी, तो वो आपके कोर्स का पार्ट भी नहीं है, वो आपके ओ लेवल के अकाउंटिंग का भी पार्ट नहीं है, वही लेवल का है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से कि 5 कंपोनेंट्स में से एक है इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम पीएनएल अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो पीएनएल अकाउंट का फाइनल फिगर जो होता है ना वो कहलाता है प्रॉफिट या लॉस, सेल्स में से सारी कॉस्ट माइनस करके जो आखिरी बॉटम लाइन जिसे हम कहते हैं, टॉप लाइन कहलाती है आपका रेवेन्यू और बॉटम लाइन कहलाती है प्रॉफिट। तो एक कंपनी की बॉटम लाइन इंप्रूव हो गई का मतलब ये उसका प्रॉफिट इंप्रूव हुआ, क्योंकि सबसे आखिरी का फिगर वही होता है ना इनकम स्टेटमेंट का, क्लियर। तो प्रॉफिट वैसे कैलकुलेट कैसे होता है, जनरली प्रॉफिट कैलकुलेट होता है कुछ इस तरह से कि आपकी इनकम्स या रेवेन्यू बोल दो में से कॉस्ट माइनस कर दो, प्रॉफिट बचा। अब प्रॉफिट को भी इसने तोड़ा दो हिस्सों में, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब आपकी जो इनकम है, मिसाल के तौर पे आपने मोबाइल्स, आपने जो है पूरे साल 1000 मोबाइल्स बेचे, ठीक है, और हर मोबाइल $1000 का था, तो आपने $1 मिलियन के मोबाइल बेचे। लेकिन वो उनके खरीद दाम भी तो होंगे मोबाइलों के, सिर्फ खरीद दाम माइनस करोगे ना उनके, जिसे हम कहते हैं जो गुड्स बेचे, गुड्स सोल्ड की कॉस्ट माइनस करो, तो सेल में से जो भी हमने माल बेचा उनकी कॉस्ट माइनस करेंगे, तो जो प्रॉफिट बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। लेकिन अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से बिजली के बिल, दुकान का किराया,
यूटिलिटी, सैलरीज, ये सब निकालना बाकी है, और वो सब भी निकाल दोगे तो नेट प्रॉफिट बचेगा। क्लियर हो रही है? तो कुछ इस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो माल बेचा उसकी कॉस्ट माइनस कर दोगे ना सेल में से, तो बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में या नेट प्रॉफिट निकालना अगर, तो नेट प्रॉफिट में से, रेवेन्यू में से सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही नहीं माइनस करना, बल्कि साथ साथ और जितनी भी कॉस्ट है सब सारी कॉस्ट माइनस कर दो। प्रॉफिट इंक्रीज कैसे हो सकता है, एक तरीके का ये है कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ा दो, रेवेन्यू मतलब अपनी सेल बढ़ा दो। कैसे बढ़ेगी सेल, या तो सेल्स की क्वांटिटी बढ़े आपकी, या सेलिंग प्राइस बढ़े, या तो आप पर मोबाइल 1100-1200 डॉलर का बेच रहे हो, या तो आपके सेल्स वॉल्यूम बढ़े, मतलब जितने यूनिट्स बेच रहे हो वो 1000 यूनिट्स की जगह आप 1500 यूनिट्स बेचो तो सेल बढ़ जाएगी, राइट? क्लियर है? लेकिन इतना आसान नहीं होता, उसके लिए ज्यादा यूनिट्स बेचने के लिए फिर आपको एक नई प्लानिंग करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, सेलिब्रिटीज को आपको अपने उसमें लेना पड़ता है, एम्बेसडरशिप के अंदर लेना पड़ता है कि वो आपकी प्रोडक्ट के एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बने, तो फिर ज्यादा सेल हो सकती है। अच्छा, तो या तो रेवेन्यू इंक्रीज करो, प्रॉफिट ऐसे इंक्रीज होगा, या फिर कॉस्ट कम करो। रेवेन्यू अगर सेम आपका $1 मिलियन ही है और आप प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हो, तो या तो आपके अदर एक्सपेंस कम होने चाहिए, या फिर आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होना चाहिए। आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा, नेट प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो कम नहीं हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट तो वही आएगा, लेकिन आपके अदर एक्सपेंसेस कम हो गए। 2.5 लाख की जगह अदर एक्सपेंसेस आपके हुए, और मिसाल के तौर पे 1,50,000, तो 1,50,000 के अदर एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट 2.5 लाख का हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। क्लियर? तो या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कि थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करो, थोड़े से प्राइस बढ़ा दो अपने सेलिंग प्राइस, और थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करो। कॉस्ट कटिंग करने के क्या तरीके, क्वालिटी गिरा दो प्रोडक्ट की, थोड़ी सी बिस्किटें छोटी कर दो, डायमीटर, बिस्किट्स बना के कॉन्फेक्शनरी आइटम्स बना के सेल करो, तो बिस्किट जो बना के सेल करो उसका डायमीटर थोड़ा छोटा कर दिया, उसके अंदर क्रीम या जो भी इंग्रेडिएंट डाल लो वो थोड़ा कम कर दिया, तो क्वालिटी थोड़ी गिर जाएगी, तो कॉस्ट कटिंग हो गई। क्लियर? अच्छा जी, रिवॉर्ड फॉर एंटरप्राइज। अच्छा, प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रॉफिट इंक्रीज तो करना है, क्यों करना है? प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंस है, पब्लिक सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है भाई, प्राइवेट सेक्टर में जो एंटरप्रेन्योर है उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, उसने अपना क्या कहते हैं अपना वक्त लगाया, अपना आइडिया लगाया है, और अगर एंटरप्रेन्योर जिसने अपना वक्त और आइडिया लगाया, पैसा भी लगाया, तो वो एंटरप्रेन्योर फिर इन्वेस्टर भी कहलाया, और जो कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर खुद इन्वेस्टर भी होते हैं अपनी प्रोडक्ट में, लेकिन अकेले की इन्वेस्टमेंट से नहीं हो पाता तो किसी और को भी अपने साथ लेते हैं वो। ठीक है ना? तो बहरहाल सिर्फ एंटरप्रेन्योर की बात करें, जिसका आइडिया था, जिसने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया, सारे फैक्टर्स प्रोडक्शन को मिलाया, तो उसको किस फॉर्म में रिवॉर्ड मिला, उसको बिजनेस, वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो गया, उसको प्रॉफिट अच्छा मिला बिजनेस से, तो ये रिटर्न्स हैं उसके लिए। ठीक है, दूसरी चीज ये कि एक कोई और इन्वेस्टर है, एंटरप्रेन्योर जरूरी नहीं है कि उसने स्टार्ट किया, लेकिन किसी एंटरप्रेन्योर के साथ उसने भी इन्वेस्ट कर दिया पैसा, चाहे वो उसको लाइबिलिटी के तौर पे इन्वेस्ट किया, लाइबिलिटी के तौर पे किया तो वो इंटरेस्ट खाएगा उसके ऊपर, या अगर पार्टनर बन के इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट खाएगा, तो जो भी इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कोई ना कोई रिटर्न मिलता है। तो प्रॉफिट से क्या फायदा है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो उनको रिटर्न फराहम करेगा, और रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न होता है उसको हम कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो एक इन्वेस्टर है, चलो लाइबिलिटी वाला नहीं, पार्टनर बनने वाला, तो वो रिस्क ले रहा है ना, पैसा लगा रहा है, तो जब वो पैसा लगा के रिस्क लेता है, उसके रिस्क लेने का उसको रिटर्न ये मिल रहा है कि उसको जो है ना प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है। सोर्स ऑफ फाइनेंस। अच्छा, आपके प्रॉफिट की और इंपॉर्टेंस क्या है, प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस ये कि अगर आपका प्रॉफिट होगा बिजनेस में, ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो सारे का सारा आप ओनर को थोड़ी दे दोगे घर ले जाने के लिए, अकाउंटेंट हो, ओनर के साथ डिस्कशंस होंगे, फ्यूचर भी डिसाइड करोगे, तो अकाउंटेंट कहेगा फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ चाहिए तो कुछ पैसा प्रॉफिट का रिटेन भी करना पड़ेगा। प्रॉफिट का कुछ पैसा रिटेन बिजनेस में कब रहेगा, जब प्रॉफिट ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ओनर की जितनी रिक्वायरमेंट है वो चला गया ओनर के पास, फिर जो बाकी रह गया बिजनेस में रिटेन, उस रिटेन्ड प्रॉफिट से फर्दर फाइनेंस भी कर सकते हो अपने नए प्रोजेक्ट्स, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। है ना? तो एक फायदा ये कि अगर एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है तो वो उस बिजनेस के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस का जरिया भी है, सोर्स ऑफ फाइनेंस का जरिया, एक्चुअली सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब ही फाइनेंस का जरिया, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है वो प्रॉफिट उसके लिए, उसको इधर उधर मारे मारे नहीं फिरना पड़ेगा लाइबिलिटीज लेने के लिए, पार्टनर बनाने के लिए, वो खुद ही इतना प्रॉफिट कर लेता है कि वो री इन्वेस्ट कर सकता है बिजनेस के अंदर। इसी तरीके से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस सक्सेस का इंडिकेटर होता है, जो बिजनेस सक्सेसफुली, जो अच्छा प्रॉफिट वाला बिजनेस है, उस प्रॉफिट की उसको इंपॉर्टेंस है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस के तौर पे देखा जाता है, जो सक्सेसफुल बिजनेस के तौर पे बिजनेस देखा जाता है, उसके साथ सप्लायर भी साथ रहना चाहता है, उसका कस्टमर भी उसके साथ रहना चाहता है, उसके एम्प्लॉयज भी उसके साथ रहना चाहते हैं, सबको उस बिजनेस के साथ स्टेबिलिटी मिलती है।
और गवर्नमेंट भी ऐसे बिजनेसेस को बूस्ट करती है, और कोई नए कस्टमर्स भी ऐसे ही बिजनेसेस को अप्रोच करते हैं कि भाई इस बिजनेस का पता है कि बहुत पुराना सॉफ्टवेयर हाउस है, तो आज इन्होंने हमारे सॉफ्टवेयर बनाया, तो ऐसा नहीं कल को ये बंद हो जाएगा, फिर हम ढूंढते रहेंगे जिसने हमें बनाया वो बंदा ही नहीं मिल रहा। ये एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, तो सिक्योरिटी है इनके स्टेबल होने की वजह से, इनका अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छी कंपनी है, तो भले ही महंगा हमें सॉफ्टवेयर बना के दे, लेकिन दे आर देयर फॉर गिविंग अस सर्विस एंड सपोर्ट, कि कोई खराबी आए तो ये दुरुस्त करेंगे। क्लियर? तो ये वाले सारे सक्सेसफुल, प्रॉफिट इज अ बिग सक्सेस इंडिकेटर, तो सारे स्टेक होल्डर्स उस बिजनेस के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, बैंक भी लोन देना चाहता है ऐसे बिजनेस को। अब पब्लिक सेक्टर में आ जाता है, और सिर्फ पब्लिक सेक्टर की बात नहीं कर रहा, सोशल एंटरप्राइज की बात कर रहा हूँ। सोशल एंटरप्राइज मैंने बताया था कैसा एंटरप्राइज, एक ऐसा बिजनेस जो कि अपने कस्टमर से चार्ज करता है प्रॉफिटेबल, मतलब वो गुड्स या सर्विसेज सेल करता है बाकायदा, और उसके बदले चार्ज करता है, और भले प्रॉफिट भी चार्ज करता है, लेकिन वो जो भी प्रॉफिट है ना, मतलब जो भी, एक तो होता है ना जितने का मुझे पड़ा उतने का बेच दिया सोशल वेलफेयर के लिए, ऐसा नहीं करता, इसके ऊपर प्रॉफिट भी रखते हैं, लेकिन वो जो भी प्रॉफिट होता है किसी ओनर के पास नहीं जाता, क्योंकि वो सोशल एंटरप्राइज है, सोसाइटी की एंटरप्राइज है, तो प्रॉफिट री इन्वेस्ट होता है सोसाइटी के ही वेलफेयर के लिए, या तो खुद उसी एंटरप्राइज के ऑपरेशन इंप्रूव करने के लिए, या किसी और जगह पर सोशल वेलफेयर के कामों में इस्तेमाल होता है प्रॉफिट। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक सोशल एंटरप्राइज बनती है किसी जगह पर, फॉर एग्जाम्पल जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उनके बाहर एक पूरी सोशल एंटरप्राइज यूं बनती है कि फॉर एग्जांपल हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर दुकानें लाइन से होंगी जिसको लेट आउट किया जाएगा, जो किराए पे दी जाएंगी। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो जो कि कस्टमर से इतना भी चार्ज नहीं करता जितने डॉक्टर की फीस होते हैं, बस थोड़े पैसे चार्ज करता है, तो कॉस्ट भी पूरी नहीं कर पा रहा। लेकिन हर उस हॉस्पिटल के साथ जो दुकानें हैं लगी हुई साथ, उन दुकानों में अलग अलग बिजनेसेस को किराए पे देती है, और वो दुकानें बहुत बड़े पैमाने पे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स की जगह होती है, तो वो बड़े जो ना कोर लोकेशंस पे होती है। तो अगर एक कंपनी को ठेका मिल जाए, एक कंपनी ऐसी सोशल एंटरप्राइज बना के गवर्नमेंट के साथ अप्रोच करते हैं, गवर्नमेंट को अपना बिजनेस आइडिया देती है, हम सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के आगे ना हम दुकानें बनाएंगे, और वो दुकानों के अंदर जो भी किराया चार्ज करेंगे तो एक तरह से वो इनकम होगी, तो जिस हॉस्पिटल के लिए जो किराया हम चार्ज करेंगे वो सारे का सारा उस हॉस्पिटल में इन्वेस्ट बैक होगा। ठीक है, तो एक तरह से वो किराया चार्ज करना इज अ प्रॉफिटेबल business, but that profit is not going to any person, any particular owner, बल्कि वो इन्वेस्ट हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल क्या दे रहा है, पब्लिक केयर फराम कर रहा है। गेट माय पॉइंट? डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कैश, प्रॉफिट एंड कैश का की डिफरेंस समझ लो। प्रॉफिट का हरगिज मतलब ये नहीं उतना कैश आपके पास आया, ऐसा हो सकता है कि आपने प्रॉफिट बहुत कमाया, लेकिन ऐसा हो सकता है वो जितना भी प्रॉफिट है वो भी आपको कैश के फॉर्म में रिसीव नहीं हुआ है, या ऐसा हो सकता है आपके पास कैश ज्यादा है प्रॉफिट की बनस्बत, आपके बिजनेस ने पूरे साल $1 मिलियन की सेल की, जिसमें से 6 लाख कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी, और 2.5 लाख जो है अदर एक्सपेंस है, $1.5 लाख आप कहते हो नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट $1.5 लाख का हरगिज मतलब ये नहीं उतना ही कैश आपके पास, हो सकता है उससे ज्यादा हो कि आपने बैंक से लोन भी ली हुई है। आपने अगर $5 मिलियन की लोन ली हुई है, तो बैंक बैलेंस सब में अभी वो $5 मिलियन पड़ा है, ताजी ताजी लोन आई है, भी खर्च नहीं किया, सही है, या लोन नहीं ली हुई, चलो वो $1.5 लाख हो सकता है सारे का सारा रिसीव ना हो, या हो सकता है वो $1.5 लाख पूरे साल का हमने निकाला ना $1.5 लाख, लेकिन जरूरी थोड़ी वो $1.5 लाख अभी कैश इन हैंड हो, वो $1.5 लाख से कितना तो ओनर ले जा चुका होगा पूरे साल के बीच में कितनी दफा, लेकिन साल के एंड में अकाउंटिंग का फाइनल आंसर आया कि 2023 जब खत्म हुआ तो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ था $1.5 लाख, लेकिन हरगिज का मतलब ये नहीं उतना कैश इन हैंड है। या फिर अभी हमने प्रॉफिट की एक मिसाल देखी थी पीछे, कि प्रॉफिट के केस में मैंने कहा था कि हमारी सेल्स $1 मिलियन है, उसमें से सारी कॉस्ट माइनस कर दो, टोटल कॉस्ट जो है सारी मिला के माइनस कराओगे $850,000 है, तो क्या बचता है नेट प्रॉफिट $1.5 लाख। ये प्रॉफिट है, कैश नहीं है, कैश इससे ज्यादा हो सकता है आपने कोई लोन लिया हो, कैश इससे कम भी हो सकता है ये जो सेल हुए ये सारा पैसा मिला ना हो, इसमें से अभी 400,000 रिसीवेबल हो, डेटर ने जिसको हमने माल बेच दिया उसने पैसा दिया नहीं अभी, तो कैश में तो नहीं आया ना वो पैसा, लेकिन प्रॉफिट में तो काउंट हो गया। क्लियर हो रही है? तो कैश और प्रॉफिट आर टू डिफरेंट थिंग्स। फिर कभी कभी प्रॉफिट निकालते हैं हम कुछ ऐसी चीजें माइनस करते हैं जिसमें वाकईतन हमारी जेब से कैश गया नहीं है। ठीक है, कैश में तो ये है ना कि जो जेब से कैश गया और जेब में पैसा आया तो इनफ्लो, गया तो आउटफ्लो, ऐसे गिनते हैं। लेकिन प्रॉफिट के अंदर कभी ऐसी चीज को भी एक्सपेंस कह सकते हैं, सेल्स में से हम सारे एक्सपेंस माइनस कर रहे होते हैं, कोई ऐसा एक्सपेंस ही माइनस कर सकते हैं जिसके लिए वाकईतन जेब से पैसा तो नहीं गया लेकिन वो फिर भी हमारा एक्सपेंस है। मिसाल के तौर पे
हमारे ऊपर ड्यू हो गया बिजली का बिल, हमने अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं दिसंबर की 31 तारीख को, साल खत्म हो रहा है, तो उस वक्त हमारे ऊपर ड्यू था मिसाल के तौर पे $5 लाख का बिल। $5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, $50,000 का बिल वो हमारे ऊपर ड्यू था। तो वो ड्यू था मतलब वो एक्सपेंस हो गया हमारा, प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए वो बिल को $50,000 माइनस करके प्रॉफिट तक पहुंचोगे। लेकिन क्योंकि कैश आउटफ्लो नहीं हुआ 50,000 का, तो आप कैश में से $50,000 माइनस नहीं करोगे। क्लियर हो रही है? इसी तरीके से एक चीज है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये डेप्रिसिएशन जब पढ़ोगे तो उसके अंदर ये बात समझ आएगी। सो आप जब प्रॉफिट और कैश का यहाँ डिफरेंस देखेंगे, इनफ सेड, बहुत सारी मैंने हवा में बात कर ली, लेकिन इसका डिफरेंस आप पढ़ेंगे तो एक फेयर आइडिया हो जाएगा। अगेन आई एम सेइंग, अकाउंटिंग के पढ़ने के बाद ये वाला यूनिट पढ़ना इज ज्यादा सूटेबल, ठीक है ना? सो आप बाद में इसको रिवाइज भी कर सकते हैं इन लेक्चर्स को। इनकम स्टेटमेंट का जो मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, इसको इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम AKA मतलब ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना? एक्चुअली इसका एक तीसरा नाम भी है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वो नाम मैंने लिखा नहीं है, लेकिन वो अकाउंट्स में बता दूंगा। इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है इन टर्मिनोलॉजीज में। ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का जो इतना बड़ा जुमला है ना, उसके अंदर थोड़ी इजाफी चीजें आती हैं जो कि इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती एक्चुअली, लेकिन बहरहाल वो देखेंगे उसको अकाउंट्स के अंदर। ये बिजनेस के रेलेवेंस इतनी डेप्थ में नहीं है, फिर भी एक स्ट्रक्चर देख लो इनकम स्टेटमेंट के अंदर इस तरह से कुछ बनती है। ये बीच में डिस्क्रिप्शंस मैंने डाले, आपको तो इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दिखेगी, ये हिस्सा होगा, थोड़ा ऊंच नीच हो गया, खैर इसको इग्नोर करना। सो इस तरह से होगी, लेकिन फिलहाल बीच में हमने डिस्क्रिप्शन रखे होंगे। और इनकम स्टेटमेंट ये भी ऐसी भी नहीं है कि एक कॉलम ये एक कॉलम ये, 2-3 कॉलम्स होते हैं ताकि हम वर्किंग को और ज्यादा क्यूट तरीके से कर सके। अभी तो मैंने सिंगल कॉलम में की हुई है। बहरहाल होती यही वर्किंग है कि रेवेन्यू जो आपकी इनकम्स है $1 लाख में साल के तौर पर, उसमें से वो जो माल बेचा है उसके खरीद दाम माइनस करोगे $60,000, तो बचे $40,000 जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप अपनी दूसरी इनकम को भी ऐड करोगे कि ये तो ऑपरेशनल इनकम थी ना, मेरा आमतौर पे काम है माल जूते बेचना, लेकिन जूतों के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि मेरी एक शॉप भी, बिजनेस की शॉप हो, रेंट पे लगी हुई हो, वहां से कुछ किराया भी आता, तो मेरी ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है, उसको मैं यहां से 1 लाख में से माइनस करके, एक्चुअली मैं उसको 1 लाख के अंदर मिला इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो मेरा एक स्टोर है छोटा सा जो मैंने लेट आउट किया हुआ है, उसको अगर मैंने 1 लाख में मिला दिया तो 1,05,000 ऐसा लगेगा कि जो मैंने जूते बेचे 1,05,000 के बेचे, और वो 1,05,000 के जूते जो मैंने 60,000 के खरीदे थे, हालांकि जो 60,000 के जूते खरीदे थे वो 1,05,000 के नहीं, वो 1 लाख के बेचे। उसमें 5,000 जो आप दूसरा ऐड करो वो यहाँ नहीं ऐड होना चाहिए, वो नीचे अलग से ऐड होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी अदर इनकम है। आपकी मेन जो कोर ऑपरेशन है वो जूते सेल करना है, ये तो आपकी साइड इनकम है कि कोई कमीशन कमा लिया, सही है, या कोई पुरानी मशीनरी बेच दी जो आपकी बुक्स के तहत 10 लाख की होनी चाहिए थी, लेकिन वो बिक गई 12 लाख की, तो 2 लाख एक्स्ट्रा मिल गए उसके, सही है। खैर कोई और दूसरी इनकम है तो उसको भी आप ऐड कर लो, $40,000 में 5,000 और ऐड कर दिया, कोई दूसरी इनकम है अगर, और उसके बाद आप अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो, वो जो दूसरे डे टू डे रनिंग बिजली के बिल, यूटिलिटीज और जो सारी मसाले लेता हूँ ना, वो सब माइनस करो, तो 40,000 प्लस अदर इनकम 45,000 माइनस $20,000, तो उसके बाद जो है वो क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, मैंने आपको इसको नेट प्रॉफिट का नाम दिया था, लेकिन इसको अच्छे ब्रेकअप के साथ बोलूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद फिर कुछ इस तरह के एक्सपेंस माइनस होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, कि आपने किसी से उधार लिया, उसके बदले जो आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, सूद, उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा नहीं बनाते, बल्कि उसको अदर फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से लिखते हैं, ठीक है ना? तो वो माइनस किया तो बचा $20,000। अभी भी ये नेट प्रॉफिट नहीं, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला ना, कि आपने सारे अखराजात माइनस कर लिए, हाँ, अब क्या बचा 20,000, 20,000 ना, अब इस 20,000 पे टैक्स लगेगा, वो भी तो फिर एक खर्चा हो गया ना। इस 20,000 पे जब टैक्स लगा 3,000 का, तो उसके बाद जो बचा, ये बचा नेट प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी। तो कंपनी बाकायदा इतने स्टेजेस से गुजर के अपना नेट प्रॉफिट निकालती है, लेकिन बेसिकली डेफिनेशन गलत नहीं है, ऑल इनकम्स माइनस टोटल कॉस्ट। अच्छा, मैंने तो लिखा ना रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, अब रेवेन्यू में तो ऑपरेशनल हो सकता है ना, हाँ, रेवेन्यू के अंदर अदर इनकम भी ऐड कर देना, ऑल रेवेन्यूज, ठीक है ना, इंक्लूडिंग अदर इनकम।
माइनस ऑल कॉस्ट, तो बचा नेट प्रॉफिट। तो ऑल कॉस्ट में टैक्स भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कॉस्ट सब कुछ आ गया, तो वो बाय फॉर्मूला वहां सही था। ठीक है, सो दिस वाज इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट हमारे लिए प्रॉफिट निकालने के लिए जरूरी होती है, क्योंकि इसकी जो बॉटम लाइन है वो होती है प्रॉफिट। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा बिजनेस सक्सेसफुल। अगर प्रॉफिटेबिलिटी हमें ऐसा लगता है कि हमारे बिजनेस की कम है, कम कोई ना कोई कंपैरेटिव होगा हमारे पास, पिछले साल की बनस्बत कम है, या जो हमने बजट किया था उस हिसाब से कम है, या प्रॉफिट ही नहीं हुआ, सिरे से लॉस हो गया, या हमारे कंपेटिटर जितना प्रॉफिट कर रहे हैं उससे कम है, जो भी है, प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करके फिर सोचते हैं कि मजीद पैसा डालना चाहिए इस बिजनेस में, नहीं कि नहीं, या फिर इस बिजनेस को एक नए चेहरे की जरूरत है तो इसका सीईओ हटा के दूसरा लेके आना चाहिए क्या, या फिर इस बिजनेस को कोई चंद एम्प्लॉयज और स्पेशल लेके आने, वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा अपनी कॉस्ट मैनेज करने के लिए कि यार बिजनेस में माल बिक तो अच्छे प्राइस पर है, लेकिन हमारा प्रॉफिट इसलिए कम आ रहा है क्योंकि हमारी कॉस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ऐसा हो सकता है कि हमें कॉस्ट को कम करना अभी जरूरी है, तो बताओ, वो आपके अकाउंट वो बताएगी इनकम स्टेटमेंट कि प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए आपको सिर्फ लेबर कॉस्ट कम करनी है। तो आपने सोचा भाई रिडंडेंट करना शुरू होते हैं, वो तमाम लेबर जो हमें प्रोडक्टिव, जिनकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, तो उनको रिडंडेंट करना शुरू कर देते हैं और उनकी जगह कुछ मशीनरी ले आते हैं और इसको बिजनेस को लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। गोया कि इसके लिए बहुत पैसा लगता है शुरू में, तो लोन वोन ले लेंगे, शुरू में पैसा लग जाए तो क्या है, लेकिन एटलीस्ट फिर हर महीने की सैलरीज का चक्कर तो नहीं होगा ना इतना ज्यादा, कुछ बस बंदे रखने पड़ेंगे। फिर आपकी बजटिंग के लिए बड़ा काम आता है प्रॉफिटेबिलिटी। आपको फ्यूचर बजट बनाने के लिए इस साल इतना प्रॉफिट हुआ तो फ्यूचर बजट क्या है मेरा, उस हिसाब से। प्रॉफिट्स आपको एक और चीज के लिए काम आते हैं कि प्रॉफिट्स जाते हैं जिसको इन्वेस्टर्स देखते हैं कि यार ये बिजनेस ज्यादा अच्छा प्रॉफिटेबल है, 5-6 बिजनेसेस के प्रॉफिट्स को कंपेयर करके उनको इन्वेस्ट करना होता है पैसा, तो उसमें लगाते हैं जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जहां से रिटर्न के चांसेस ज्यादा अच्छे, जहां से उनका आरओआई ज्यादा बेहतर होगा, तो उनको भी प्रॉफिट चाहिए होता है, तो कहीं कैलकुलेट हुआ तो कैलकुलेट करके कौन देगा, बिजनेस ही करके देगा ना, क्योंकि बिजनेस को भी इन्वेस्टमेंट चाहिए और इन्वेस्टर देखता है प्रॉफिट, तो बिजनेस अपनी पूरी वर्किंग करके प्रॉफिटेबिलिटी जाहिर करेगा। क्लियर? और बिजनेस अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस एवेल्युएट कर सकता है प्रॉफिट से कि मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के बाद फिर अगला है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि मैंने आपको बताई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 हिस्सों में से हम इनकम स्टेटमेंट वाला हिस्सा कर चुके। उसके बाद फिर बैलेंस शीट है जिसका दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, इसको देखेंगे।